सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुफिस्ट एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं डीडीए 2025 के इस कोर्स में अबाउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली वेस्ट वाटर होता क्या है, उसके बाद में उसका कन्वेंस कैसा रहेगा, क्वांटिटी क्वालिटी वाइज वो कैसा रहेगा, उसको अल्टीमेटली ट्रीट कैसे किया जाएगा और डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। ओके, तो पहला लेक्चर है, तो हम सिंपली बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है कि क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। जैसे वाटर की हमने पढ़ी थी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, सो मूविंग ऑन, लेट्स गो टू इंट्रोडक्शन टू वेस्ट वाटर। देखो, वेस्ट वाटर माने क्या? पानी जो हमने क्या किया है, यूज कर लिया है एंड नाउ इट हैज बीन कंटामिनेटेड विथ वेरियस इंप्योरिटीज, जो फिजिकल फॉर्मेट में हो सकती है, केमिकल फॉर्मेट में हो सकती है और बायोलॉजिकल फॉर्मेट में हो सकती है। एंड इट विल बी रेंडरिंग द वाटर व्हाट अनफिट फॉर डायरेक्ट यूज। ओके, तो ये रहा हमारा वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर ये जनरेट कहां से होने वाला है? देखो, जहां पे भी पानी होगा कंज्यूम, जहां पे भी हम क्या करने वाले हैं, पानी कंज्यूम करने वाले हैं, वहां हर जगह से वेस्ट वाटर रेंडर होगा, वहां से एज अ इफ्लुएंट वेस्ट वाटर निकलेगा। तो डोमेस्टिक मतलब जो भी हमारे सिविल पर्पज है उसमें से निकल सकता है, इंडस्ट्रियल जो पानी का कंजम्पशन रहेगा वहां से जो इफ्लुएंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। एग्रीकल्चरल एज अ वेस्ट जो निकलने वाला है पानी, दैट इज गोइंग टू बी एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर। और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज है उसमें जो पानी निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी द कमर्शियल वेस्ट वाटर। आउट एंड आउट जहां पे भी पानी हुआ कंज्यूम, यूज करने के बाद हम जो इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे दैट्स गोइंग टू बी वेस्ट वाटर। ओके, सिंपली यहां पे वाटर के पहले क्या लगाया है, एक प्रीफिक्स वेस्ट। ओके, जो हमारे यूज के लिए अभी कुछ काम का नहीं है, जब तक उसको ट्रीट करके प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करके वापस से वो हमारे कहां पे जाएगा, सोर्स ऑफ वाटर में जाएगा, एक प्योर फॉर्मेट में रहेगा, तब उसको वापस मीन्स ये साइकिल चालू रहेगी। वाटर विल बी रेंडरिंग इनटू वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को क्लीन करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, वापस से उसको एक क्वालिटेटिवली हम वाटर यूजेबल लेवल तक लेके आएंगे, अगेन इट विल बी टर्निंग इनटू वाटर एंड दिस इज हाउ वी साइकिल इट। ओके, इसलिए भी जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा वेस्ट वाटर को ट्रीट करना, यही से कहीं पे वो कंप्लाई करता है कि उसको वापस से हमको एक यूजेबल फॉर्मेट में लाना है। ओके, तो वेस्ट वाटर का कंपोजिशन क्या रहेगा? सी, 99.9% इट इज गोइंग टू बी वाटर इटसेल्फ, और उसके अंदर जो इंप्योरिटीज है वो सिंपली क्या रहेगी, सॉलिड, जो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक फॉर्मेट में रह सकती है। मींस 0.1%, 0.1% से लेस देन उसमें क्वांटिटी रहती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज की, जो उसको टोटली बना देती है अनफिट फॉर कंजम्पशन फॉर डायरेक्ट यूज। वो बन गया है वेस्ट वाटर। तो क्या क्या रहेगा? बायोलॉजिकली इट विल बी कंटेनिंग पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ऑयल डिटर्जेंट, टॉक्सिक केमिकल, मतलब डिपेंड करेगा। जैसे ऑयल डिटर्जेंट है तो डोमेस्टिक से है, पैथोजन वगैरह है तो कोई बायोकेमिकल वेस्ट है वहां से आ गया, टॉक्सिक केमिकल है तो कोई इंडस्ट्री से डिस्कार्ड हुआ पानी जो है दैट विल बी कंटेनिंग टॉक्सिक केमिकल। और हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो एक मेन है, हमारा जो मेन इश्यू जहां पे हम डिस्कस करने वाले इसको, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? पानी से हमने क्या करना है, सारे के सारे इस इम्प्योरिटीज को, कंटामिनेंट्स को रिमूव कर देना है बिफोर डिस्चार्ज और रीयूज। डिस्चार्ज और यूज में क्या डिफरेंस है? सी, व्हेन वी विल बी ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर तो वो अच्छा खासा क्लीन हो जाएगा, तो उसको हम लैंड पे डिस्पोज कर सकते हैं एग्रीकल्चरल अदर पर्पज में, या फिर उसको इनलैंड वाटर में क्या करेंगे, हम डिस्पोज करेंगे। मतलब जैसे हो गया रिवर, हो गया स्ट्रीम, हो गई, जहां पर भी फ्लो है, रिवर बॉडी है, उसके अंदर जब डिस्पोज करेंगे तो उसके अंदर का अच्छा खासा एक इम्प्योरिटीज का प्रोपोर्शन गायब हुआ रहेगा, क्योंकि हमने उसको ट्रीट किया रहेगा। और जब हम बोलते हैं रीयूज, तो रीयूज के लिए तो और भी ज्यादा उसको ट्रीट करना पड़ता है, सो दैट वो कंजम्पशन के लिए या फिर जो भी डायरेक्ट हमारा यूज है उसके लिए फिट बन जाए। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रीटमेंट का? वेस्ट वाटर को डायरेक्टली हमने विदाउट एनी ट्रीटमेंट डायरेक्टली डिस्पोज किया लैंड के ऊपर, लेट्स से एग्रीकल्चरल लैंड में, या फिर डायरेक्टली रिवर बॉडीज में, या फिर जो भी वाटर बॉडीज है, स्ट्रीम्स वगैरह जो भी हो गए, सरफेस वाटर सोर्स हो गया, ग्राउंड वाटर सोर्स, कहीं पे भी डायरेक्टली हमने अनट्रीटेड वाटर अगर छोड़ दिया, इट विल बी हैविंग रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन
जिसके वजह से बीमारियां फैल सकती है, बहुत सारे डिजीज फैल सकते हैं, एपिडेमिक्स आ सकते हैं। दैट्स वाई वी वांट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। ओके, जैसे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ये जो सब्जेक्ट रहता है उसको कई बार पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज समवॉट रिलेटेड टू व्हाट, पब्लिक हेल्थ, राइट। तो पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली सारी की सारी चीजें पोल्यूट हो जाएगी डायरेक्टली अगर हमने वेस्ट वाटर डिस्पोज ऑफ कर दिया तो। देन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, ओके, यहां से हम ट्रीटमेंट जब बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू ट्रीट द वेस्ट वाटर, indirectly what we are saying, we want to recycle it, reuse it and reduce the amount of pollution that is going in, okay। तो क्वांटिटी वेस्ट वाटर की कम हो गई, ओके, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, कंजर्वेशन की तरफ एक कदम डाल दिया, ओके। तो ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि वेस्ट वाटर क्या रहेगा, जैसे हम जो भी वाटर कंज्यूम करेंगे उसका 80 to 90% क्या हो जाता है कन्वर्जन वेस्ट वाटर में, ओके। तो जो भी हमारा कंजम्पशन रहेगा पानी का, जैसे लेट्स से इफ इट इज 135, तो 135 का 80 to 90% क्या होने वाला है, इट विल बी रेंडरिंग इनटू वेस्ट वाटर, और वो ड्रेन से सीवर से क्या होगा, आगे बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेस्ट वाटर, जिसको हमें आगे जाके क्या करना है, ट्रीट करना है, ओके। तो ये रहा वेस्ट वाटर और उसका हमने कंपोजिशन समझ लिया। 99.9% से ज्यादा उसमें वाटर ही रहेगा, 0.1% से कम या फिर इक्विवेलेंट उसमें सॉलिड्स रहेंगे, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक फॉर्मेट में अलग अलग केमिकल रहेंगे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल उसका कंपोजिशन रहेगा। हमने ट्रीट इसलिए करना है क्योंकि कंटामिनेंट कम करना है, पानी को बचाना है, पोल्यूशन हमको नहीं करना है, पोल्यूशन कम करना है, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, ओके। So this is what introduction to what wastewater is and why we are treating it. Okay. Hello students, I hope you are enjoying the lecture, and EduWest Academy has specially launched a course for DDA Planning Examination 2025 that comprises of posts such as Deputy Director, Assistant Director and Planning Assistant. All the topics related to the exams are covered by expert faculty. The lectures are in recorded mode. There is time restriction up to the exam only, and go to Play Store and iOS Store, download the EduWest Academy app, subscribe to the course and start your preparation today. Now let's get back to the lecture. Okay, चलो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे कि वेस्ट वाटर जो रेंडर हुआ, किससे रेंडर हुआ वेस्ट वाटर, वाटर को जैसे ही हमने किया यूज, सारे पर्पस, सारे के सारे पकड़ लो, डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चरल है, जितने भी आप एप्लीकेशन देखेंगे जहां लार्ज क्वांटम ऑफ वाटर यूज किया जाएगा, तो इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेस्ट वाटर, ओके। तो वाटर बन गया वेस्ट वाटर, लेकिन हमको रिकवरी किसकी चाहिए, यू वांट टू रिकवर वाटर आउट ऑफ इट, दैट्स व्हाई वी विल बी ट्रीटिंग इट। तो चलो, सबसे पहला जो मेजर पॉइंट ध्यान में आता है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जितना भी हमारे नेचुरल वाटर सोर्सेस है, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए एंड ग्राउंड वाटर हो गया, इवन सी एंड ओशन भी हो गए, ओके, तो उनको हमें क्या करना है, इस वेस्ट वाटर के कंटामिनेशन से बचाना है। तो क्या करेंगे, वेस्ट वाटर के कंटामिनेशन से बचाना है तो वेस्ट वाटर को कर दो ट्रीट, बाद में उसको इसमें डिस्पोज ऑफ कर दो, देन कंटामिनेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन डिप्लीशन नहीं कराना है, यूट्रोफिकेशन अवॉइड करना है। इतना सारा जो बायोलॉजिकल लोड लेके, इतना सारा न्यूट्रिएंट लेके ये जो वेस्ट वाटर स्टैटिक वाटर सोर्स में जब एंटर होता है तो हाई मिनरल डोज की वजह से अलगी का बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, वहां पे का जो भी फ्लोरा फौना है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सारा का सारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो ये अलगी ले लेगी, ओके। यूट्रोफिकेशन हमने वाटर सप्लाई में भी देखा था कि इफ कांस्टेंट डोज ऑफ न्यूट्रिएंट इज गोइंग इनटू स्टैटिक वाटर सोर्स या फिर जो भी वाटर सोर्स है उसके अंदर हाई न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंटर करते रहे, इन दैट केस वी गेट टू सी यूट्रोफिकेशन टेकिंग प्लेस, पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है ग्रीन ही हो जाता है, किसकी वजह से, अलगी की वजह से, राइट। ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा, 4 ppm के बिलो चला जाता है, ये 4 ppm है ना, थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि 4 ppm इज द लिमिट कि जिसके नीचे अगर डिसॉल्व 4 mg पर लीटर बोलो या फिर 4 ppm, इसके नीचे अगर ऑक्सीजन या फिर डीओ लेवल फॉल हो जाती है, नीचे चले जाती है, तो वहां पे फिश लाइफ जो रहेगा, जो मराइन एनिमल्स रहेंगे, उनका सस्टेनेंस मुश्किल हो जाता है, वो ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ आ जाता है, ओके, ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग टोटली वैनिश फ्रॉम दैट वाटर बॉडी, मर जाएंगे। तो
4 ppm से ज्यादा नहीं गिरने को। देन पब्लिक हेल्थ, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंटामिनेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं पैथोजन, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एंटर करेंगे हमारे फ्रेश वाटर सोर्स में, तो कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री जैसे जो वाटर बोर्न डिजीज है ये सारे के सारे फैल जाएंगे। तो वहां पे पब्लिक हेल्थ कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कंप्रोमाइज हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। देन रिसोर्स रिकवरी, इतना ज्यादा जो पानी हमने क्या किया, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल यूज में लगा दिया है, तो वहां से हमने क्या करना है, पानी को वापस रिकवर करना है टू मेक इट यूजेबल अगेन, उसको रियूज करना है, रिसाइकल करना है। और इस रिसाइकल्ड किए पानी को हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन या फिर इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, पानी पी भी सकते हैं वेस्ट वाटर को अगर हमने प्री ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको बायोलॉजिकल भी बोला जाता है, उसके बाद में टर्शरी ट्रीटमेंट दे के, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, आरओ ट्रीटमेंट हो गया, तो इस जर्नी को हम अचीव कर पाते हैं वेस्ट वाटर टू वाटर। थोड़ा टर्शरी ट्रीटमेंट महंगा रहेगा, लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हल्का सा डिसइंफेक्शन करने के बाद इरिगेशन में या फिर इंडस्ट्रियल कूलिंग में या फिर जो गार्डनिंग के लिए पानी यूज होता है ना, तो उसको यूज कर सकते हैं। पीने के लिए थोड़ा सा उसको और ज्यादा ट्रीट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा फिजिकली और इकोनॉमिकली थोड़ा सा फिजिबल नहीं होता है। ओके, बट स्टिल इट कैन बी रीयूज्ड। देन जो देखो यहाँ पे जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे ना, तो दो हिस्सों में बंटने वाला है वेस्ट वाटर। एक तो रहेंगे उसके सॉलिड सेटल आउट करा लेंगे, जिसको हम बोलेंगे स्लज। जितना भी उसके अंदर का पार्टिकुलेट मैटर है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसको सेटल करवा लिया, तो उसका बन गया वो स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी जो मास है वो स्लज नीचे सेटल हो जाता है। वो बहुत कम 0.11% से बहुत कम होता है वो बाय वॉल्यूम अगर कंसिडर करें तो वो। और दूसरा जो मेजर क्वांटिटी है वो है वाटर का। वाटर के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनको किया ट्रीट, उनके साथ वहाँ पानी के सारे सॉलिड को सेटल करा लिया। सेटल हुआ सॉलिड जो रहता है वो रहता है स्लज, और दूसरा रहेगा एक हमारा सुपरनेटेंट वाटर, वेस्ट वाटर। ओके, ट्रीट करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। और नीचे जो सेटल किया गया सॉलिड है ना, तो वो बहुत ज्यादा रिच रहता है न्यूट्रिएंट्स में, तो उसको अगर हमने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है हमको, तो उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, या फिर उसको डिकम्पोज करवा के हम बायोगैस प्रोडक्शन वहां पे हम अचीव कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या बोला, रिसोर्स रिकवरी। तो रिसोर्स रिकवरी मतलब का क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट वाटर से हमने दो कंपोनेंट रिसोर्स रिकवर किए, एक है वाटर, दूसरा है स्लज। स्लज को एज अ फर्टिलाइजर यूज करो, गैस रिकवर करो वहां से, और पानी जो रिकवर किया उसको एज अ इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल जो भी एप्लीकेशन है, गार्डनिंग हो गया, उसके बाद में पब्लिक यूज में आ गया, उसके बाद में इरिगेशन वगैरह हो गया, तो वहां पे हम यूज करेंगे। देन वेस्ट वाटर को ट्रीट करना क्या होगा, लीगल कंप्लायंस से हम क्या करेंगे, मीट करेंगे, उन वैल्यूज को मीट कराएंगे जो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके बाद में बीआईएस के जितने भी स्टैंडर्ड्स रहेंगे कि इस ट्रीटेड वेस्ट वाटर को कौन से लेवल तक ट्रीट करके हमने इनलैंड वाटर, उसके बाद में लैंड के ऊपर या फिर उसको सीवर में डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो सारे स्टैंडर्ड जब हम मीट करेंगे तो ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा, तब जाके स्टैंडर्ड मीट होने वाले। आफ्टर दैट वी विल बी गेटिंग रीड ऑफ दैट वेस्ट वाटर, राइट। चलो, तो दिस इज व्हाई वी ट्रीट वेस्ट वाटर। चलो, वेस्ट वाटर का जो हमने क्लासिफिकेशन देखा ना अब तक, कि डोमेस्टिक रहेगा, इंडस्ट्रियल रहेगा, उसके बाद वो जो भी रहता है उसके टर्म्स, तो बेसिकली इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जो डोमेस्टिक जो यूज होता है हमारा, हाउस होल्ड यूज, उसमें, और दूसरा का पूरा जो वेस्ट वाटर है, तो वो पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में हम कैटेगराइज करेंगे। तो म्यूनिसिपल या फिर डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर होता है, वो घरों से, ऑफिस से, पब्लिक बिल्डिंग जो भी रहेंगी वहां से होने वाला है। मतलब जो भी पब्लिक कंजम्पशन रहेगा, ह्यूमन कंजम्पशन रहेगा, उससे जो रेंडर होने वाला है वेस्ट वाटर, दैट इज गोइंग टू बी म्यूनिसिपल और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, ह्यूमन एक्सक्रीट आएगा, फूड वेस्ट आएगा, सोप, डिटर्जेंट, ये सारी शैम्पू, ये सारी चीजें आने वाली है। एंड फर्दर वी विल बी क्लासिफाइंग म्यूनिसिपल या फिर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इनटू ब्लैक वाटर जो टॉयलेट से, यूरिनल से आता है, एंड ग्रे वाटर जिसको बोला जाता है सलेज, जो आएगा बाथरूम से, किचन से, लॉन्ड्री से। उसके अंदर ह्यूमन वेस्ट नहीं रहेगा, उसके अंदर रहेगा फूड वेस्ट, सोप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। ओके, देन दूसरा एक मेजर कैटेगरी जो रहेगा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग रहेगा, मॉडिफिकेशन इन प्रोडक्ट रहेगा,
उसके लिए जितने भी प्रोसेसिंग में पानी यूज किया जाएगा एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इसके अंदर की इम्प्योरिटीज जरा हटके रहती है, जरा अलग रहती है फ्रॉम व्हाट म्यूनिसिपल या फिर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें हेवी मेटल रहेंगे, केमिकल्स रहेंगे, ऑयल, एसिड, डाइज एक्सेट्रा, ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल है, जैसे क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम आ गया, या फिर कोई इंडस्ट्री जो फिनोलिक कंपाउंड यूज करती है वो आ गया। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें रहेगी। और विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री ऑब्वियसली ये चेंज होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइज ज्यादा देखे जाएंगे, टैनरी में अलग केमिकल देखे जाएंगे, पेपर एंड पल्प मिल्स जो रहेंगी वहां से जो वॉश वाटर निकलता है वहां अलग टाइप की उसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। डेयरी वेस्ट जो रहेगा या फिर वाइनरी रहेगी तो वहां का जो वेस्ट वाटर रहेगा या फिर एफ्लुएंट रहेगा वहां का, तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। ओके, इनऑर्गेनिक थोड़ा कम रह सकता है। सो ऑन विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये वेस्ट वाटर जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हल्की हल्की बदलती जाती है, इतनी कि आपको जब भी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर को ट्रीट करना रहेगा, then you will have to categorize what kind of industry is that, what kind of product it is processing on, and what are the specific characteristic of that waste water जो उस इंडस्ट्री से निकल के आ रहा है। ओके, जैसे डेयरी से अगर आता है तो वहां पे पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा, ओके, मिल्क प्रोडक्ट रहेंगे, तो सारा जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो अलग रहेगा। लिटरली स्मेल, कलर, इतने विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर अलग और उस इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर थोड़ा अलग रहेगा। देन एक कॉमन जो रेनी सीजन में हमें देखने मिलता है, स्पेसिफिक अगर इंडिया में बात करें तो वॉट एवर रन ऑफ दैट वी गेट, वॉट एवर वेस्ट वाटर, एडिशनल वेस्ट वाटर जो आता है फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब जब तक बारिश है, क्योंकि रेनी सीजन हमारे यहाँ 4 to 5 मंथ्स में कन्फाइन रहता है, तो यहाँ पे जो आएगा पानी, जो रन ऑफ जिसको बोलेंगे, रन ऑफ माने बारिश का जितना भी पानी बह के जाता है ना, उसको बोलते हैं रन ऑफ। इट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम रेनफॉल फ्लोइंग ओवर स्ट्रीट, रूफटॉप एंड ओपन लैंड। ओके, तो इसके अंदर केमिकली या फिर जो भी हमने म्यूनिसिपल या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को देखा, उसके कंपैरिजन में इसके अंदर है ना थोड़े कंटेमिनेंट जो रहेंगे, पोल्यूटेंट जो रहेंगे, पोल्यूटेंट्स वो रहेंगे कम, क्योंकि इसके अंदर रेती, गिट्टी या फिर वो जो सैंड रहता है, ऑयल रहेगा, ये रास्ते के ऊपर, ओपन लैंड के ऊपर जो भी कचरा है वो मिक्स हो जाता है, थोड़ी सॉइल दिखेगी इसमें। बट कुछ केमिकल्स वगैरह जो है या फिर जो यहाँ पे जो हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल के, वो थोड़े कम आते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो पोल्यूशन लेवल जो है वो स्टॉर्म वाटर का बहुत कम रहता है, म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट वाटर जो है वो हेवीली पोल्यूटेड रहता है। देन कंबाइंड वेस्ट वाटर क्या रहेगा, स्टॉर्म वाटर को इस डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल या फिर इंडस्ट्रियल को मिक्स करो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 जो रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर कंबाइंड वेस्ट वाटर। चलो, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सीवेज या फिर इसका दूसरा टर्म है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर एंड सीवेज ये दोनों सिनोनिम्स है, सेम टर्म है। वेस्ट वाटर जो रहेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सोर्सेस से आने वाला इफ्लुएंट, जिसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर है, केमिकल्स है, सॉलिड्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोबियल उसमें कंटेंट रहेगा, इट इज कॉल्ड एज सीवेज या फिर इसको सिंपली बोला जाता है वेस्ट वाटर। ओके, हमेशा हम ये टर्म एज अ सिनोनिम यूज करेंगे जब भी लेक्चर में बात करेंगे रिलेटेड टू वेस्ट वाटर। तो कभी अगर हमने सीवेज बोला या फिर वेस्ट वाटर बोला, इट इज गोइंग टू बी वन एंड द सेम एक्सेप्ट फॉर द अदर टर्म जो अभी हम देखने वाला है। ओके, देखो यहाँ पे ये 3 टर्म है ना, इसके अंदर SEWR, सीवर, सीवरेज और सीवेज, ये 3 थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन सिंपली याद रखना है सीवेज ये वेस्ट वाटर है, जो एक्चुअल में कंटेंट देख रहे हैं हम पानी के अंदर, जो गंदा पानी है जो अभी खराब हो गया, दैट वाटर इज सीवेज और वेस्ट वाटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीवरेज। ओके, सीवरेज ये जो टर्म है ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट और ब्रॉड दोनों तरीके से अगर देखना चाहेंगे, तो जो भी एक साइंस, टेक्निक, इंजीनियरिंग, प्लानिंग फॉर व्हाट, कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर या फिर सीवेज जिसको बोलेंगे हम, उसके बाद में उसका पहले हो गया कलेक्शन, बाद में हो गया कन्वेयंस, उसके बाद में उसको प्रॉपरली क्या करना है, ट्रीट करना है, उसके बाद में डिस्पोजल। ये जो सारा का सारा पूरा ये जो कंसेप्ट है, व्हाट, आई विल रिपीट इट अगेन, कि जो भी आर्ट, साइंस, टेक्निक, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी जितना भी इन्वॉल्व रहेगा, किसके लिए, वेस्ट वाटर को प्रॉपरली कलेक्ट करने के लिए, उसको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कराने के लिए,
उसके बाद में उसको ट्रीट करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए। तो ये सारा जो पूरा एलिमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये पूरा किस में आएगा, सीवरेज में। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्निकली हमने डिफाइन कर दिया है द सिस्टम और नेटवर्क ऑफ सीवर, जिसके अंदर पंपिंग स्टेशन रहेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट रहेंगे, कलेक्शन, कन्वेंस, डिस्पोजल, ये सारा का सारा क्या रहेगा, पूरा का पूरा एलिमेंट इंक्लूडेड रहेगा। इस पूरे चीज को बोला, इस पूरे सिस्टम को बोला जाएगा सीवरेज। ओके, दैट्स व्हाट सीवरेज इज। नाउ व्हाट सीवर इज, जो भी अंडरग्राउंड पाइप या फिर कंड्यूट्स है जो क्या करेंगे, इस वेस्ट वाटर को, इस सीवेज को कैरी करके लेके जाएंगे, मतलब जो भी नाली बोलते हैं ना, तो जो भी ये रहेगा तो उसको हम क्या बोला, उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, वी कॉल इट एज सीवर। ओके, तो हमने जब वाटर सप्लाई पढ़ा, हर बार हमने पाइप बोला, क्लोज कंड्यूट बोला, तो वो पानी कैरी कर रहे थे और क्लीन वाटर दे, पोर्टेबल वाटर वो कैरी कर रहे थे। नाउ वेस्ट वाटर का जो कन्वेंस रहेगा, कैरिएज रहेगा, दैट विल बी डन बाय सीवर। अंडरग्राउंड पाइप और कंड्यूट जो क्या करता है, वेस्ट वाटर को कैरी करता है। उसमें अलग अलग टाइप के सीवर है, जो घर से कनेक्टेड रहते हैं वो हाउस सीवर, उसके बाद में घर से जो मेन के लिए लेके जाएंगा वो लेटरल रहेगा, उसके बाद में मेन सीवर रहेगा, इंटरसेप्टिंग सीवर रहेगा। मतलब सीधा सीधा जितने भी पाइपलाइन इन्वॉल्व है वेस्ट वाटर के कैरियज के लिए, कन्वेंस के लिए, दोज आर कंसिडर्ड इन सीवर। उसके बाद में सैनिटरी सीवर। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या देखा हमने, कैटेगराइजेशन, स्टॉर्म सीवर, सैनिटरी सीवर और कंबाइंड सीवर। सैनिटरी सीवर क्या रहेगा, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर को, इस सीवेज को कैरी करने के लिए, प्योरली जो हाईली कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर है उसको कैरी करने के लिए जो सीवर है उसको बोला जाता है सैनिटरी सीवर। स्टॉर्म सीवर में क्या आएगा, स्टॉर्म में रहेगा स्टॉर्म वाटर, जो कम पोल्यूटेड रहता है, क्वांटिटी ज्यादा रहती है, स्पेसिफिकली कन्फाइंड रहता है। ये स्टॉर्म वाटर देखने को मिलता है हमको जून से लेके सितंबर तक, इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो ये क्या कैरी करेगा, सिंपली रेन वाटर या फिर सरफेस रनऑफ जो रहेगा, पानी जो बह के आएगा ना बारिश का, वो स्टॉर्म वाटर सीवर क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। नाउ कंबाइन, अगर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज जो है, वेस्ट वाटर जो है, वो कैरी करने वाली ही सीवर स्टॉर्म वाटर को भी इनकॉर्पोरेट कर ले, अकोमोडेट कर ले, इन दैट केस उस सीवर को क्या बोलेंगे हम, कंबाइंड सीवर, कैरीज बोथ सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर इन द सेम पाइप। ओके, चलो टर्म हमने फिलहाल देखनी है, आगे जाके जैसे जैसे हम लेक्चर को आगे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे इन सारी टर्म्स का एक्चुअल में एप्लीकेशन वहां पे यूज होता हुआ हमको दिखेगा। क्योंकि जब हमने पढ़ना है कि सिस्टम ऑफ कैरियज ऑफ वेस्ट वाटर, तो एक कंबाइंड सिस्टम है जो दोनों टाइप के वेस्ट वाटर को, मतलब स्टॉर्म और सीवेज को लेके जाएगी। उसके बाद में सेपरेट है जो अलग अलग स्टॉर्म वाटर को अलग से कैरी करेगी, क्योंकि स्टॉर्म वाटर को डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ किया रिवर बॉडी में तो भी चलता है, लेकिन ऐसा सेम हम सैनिटरी सीवेज को या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सीवेज कर सकते हैं क्या, नो, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, बाद में ही छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद कंबाइन क्या रहेगा, सेपरेट क्या रहेगा, और पार्शियली कंबाइन या फिर पार्शियली सेपरेट क्या रहता है, वो भी हमने आगे के लेक्चर्स में पढ़ना है। ओके, चलो कुछ और टर्म आगे देखेंगे। ऑलराइट, सलेज जो रहेगा वो किचन, बाथरूम और वॉश बेसिन से निकलने वाला जो भी वेस्ट वाटर है वो एक्सक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट। ओके, उसके बाद में ग्रे वाटर है, इट इज नथिंग बट सलेज विदाउट फीकल मैटर। ओके, देन ब्लैक वाटर, इट विल बी ऑब्वियसली कंटेनिंग व्हाट, फीकल मैटर। कहां से आने वाला है ये, टॉयलेट और यूरिनल से, कंटेनिंग फीकल मैटर एंड यूरिन। इफ्लुएंट, इन्फ्लुएंट, ये दोनों टर्म तो जनरल है, क्योंकि देखो जब भी हमने इवन वाटर सप्लाई में भी बोला था, किसी ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर हमने पानी अंदर छोड़ा तो वो रहता है इन्फ्लुएंट, ट्रीट होके बाहर जो आया वो रहेगा इफ्लुएंट। ओके, तो इनकमिंग वेस्ट वाटर जो है, कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट या फिर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर की किसी यूनिट में एंट्री जो करेगा, दैट वी कॉल एज इन्फ्लुएंट। और जो ट्रीट होके, प्रोसेस होके, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन है वो कंप्लीट होके जब बाहर आएगा तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेवल अचीव किया होगा उसने, दैट इज कॉल्ड एज इफ्लुएंट। ओके, एंट्री करने वाला इन, इन्फ्लुएंट, एग्जिट करके बाहर आने वाला इफ्लुएंट। देन स्लज, वेस्ट वाटर का एक जो हिस्सा जो कंप्राइज करता है सारे के सारे उसके अंदर के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉलिड है, सेटल जब करा लेंगे ना, तो वो जो थिक मैटर दिखता है जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम होती है और सॉलिड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लज। ओके, ये स्लज वर्ड हमने प्रीवियसली भी देखा जब हमने कोएगुलेंट पानी के अंदर ऐड किया था और ये सारे के सारे पार्टिकल नीचे फ्लॉक के साथ सेटल हो गए थे, वो जो स्टिकी मास रहता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। देन स्कम, ऑलराइट, स्लज क्या, जो नीचे सेटल हुआ रहता है ना, दैट इज स्लज, और स्कम जो रहेगा
फ्लोटिंग मैटर, जो फ्रॉथ में थोड़ा झाग में ऑयल ग्रीज प्लास्टिक जो रहते हैं, प्लास्टिक पार्टिकल, तो ट्रीटमेंट के टाइम क्या होगा, ये जो स्कम है वो ऊपर चला आएगा। ओके, तो स्कम रिमूवल यूनिट भी रहता है हमारे पास, आगे जाके हम ट्रीटमेंट जब पढ़ेंगे तो जितना भी फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज है उसको बोला जाता है स्कम। जो भी तैरने वाला है, वो जो गंदा सा एक झाग वगैरह दिखता है ना, इट इज नथिंग बट स्कम। स्कम होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पानी है उससे बहुत कम रहती है, इसलिए तैरता है। स्लज जो रहेगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा रहेगी, ये नीचे सेटल डाउन होता आपको मिलने वाला है। देन सीवेज ट्रीटमेंट, जैसे हमने वाटर ट्रीटमेंट देखा था, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सीवेज या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कराना है। तो इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट फ्रॉम वेस्ट वाटर, सो दैट पानी क्या हो, डिस्पोजल के लिए या फिर यूज के लिए सेफ बन जाए। इसके लिए हम जो एम करते हैं ट्रीटमेंट, उसको बोलेंगे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, हमेशा याद रखेंगे, वेस्ट वाटर एंड सीवेज हम एज अ सिनोनिम यूज करने वाला है। सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज इस पूरे वेस्ट वाटर को ट्रीट करना। रिक्लेम वाटर, रिसाइकल्ड वाटर, ऑब्वियसली जो भी हमने वेस्ट वाटर क्या किया, स्टॉर्म वाटर हो गया या फिर वेस्ट वाटर हो गया, इसको हमने क्या किया, क्लीन किया, ट्रीट किया, प्रोसेस किया, अलग अलग यूनिट, ऑपरेशन यूनिट प्रोसेसेस से इसको भेजा, तब जाके उसके अंदर के कंटामिनेंट क्या हो गए, कम हो गए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकली, अभी वो क्या हो गया, सेफ एंड साउंड बना यूज के लिए या फिर बोलेंगे उसको कंजम्पशन के लिए। तो वो क्या रहने वाला है हमारा, रिक्लेम्ड और या फिर रिसाइकल्ड वाटर। ऑलराइट, चलो, तो अभी देखेंगे, जैसे हमने वाटर की कैरेक्टरिस्टिक देखी की थी, तो अब हमने देखना है कि वेस्ट वाटर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली पी सी बी। ओके, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रहेगी और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। फिजिकल में क्या आने वाला है, जो भी चीजें हम फिजिकली समझ पाते हैं या फिर फिजिकली इनको रिमूव करना पड़ता है, वो हो गई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। केमिकली ऑपरेट करके या फिर पानी का जो वेस्ट वाटर का जो केमिकल पैरामीटर है, वो रहेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आता है पीएच, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्लोराइड, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, टॉक्सिक कंपाउंड, हेवी मेटल हो गए, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, केमिकल में। एंड जो भी बायोलॉजिकल उसके अंदर कंटेंट रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेट में, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, ये सारी जो चीज है वो बायोलॉजिकल में। फिजिकल में क्या आएगा, कलर, ओडर, टेम्परेचर, टर्बिडिटी, सॉलिड्स, ये सारी चीजें हम फिजिकली समझ सकते हैं, देख पाते हैं, और इनको रिमूव करने के लिए भी फिजिकल हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, तो चलो वन बाय वन इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट वाटर के अपीयरेंस से और जनरल फिजिकल कंडीशन से हम समझ पाते हैं, असेस कर पाते हैं, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, फिजिकल। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझना किस लिए जरूरी, या फिर सारी की सारी कोई भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पानी की या फिर वेस्ट वाटर की समझते हो, तो वहां पे कौन से लेवल की ट्रीटमेंट देना है, सिस्टम के अंदर कौन से ट्रीटमेंट यूनिट कंसिडर करना है, और उन ट्रीटमेंट यूनिट को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो ट्रीटमेंट का लेवल रहेगा वो कितना अचीव करना है, सो दैट हमें मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वहां पे क्या हो, मिले। तो इसलिए हमने क्या करना है कि इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझना है। जैसे देखो, कैरेक्टरिस्टिक असेसमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और दूसरी इंडस्ट्री हमारे पास लेट्स से मिल्क प्रोसेसिंग की, डेयरी या फिर डेयरी फार्मिंग जो भी है, तो इसके अंदर से आने वाला वेस्ट वाटर और इसके अंदर से आने वाला वेस्ट वाटर, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल अलग अलग रहेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वाटर को रिक्लेम करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट देने के लिए जो यूनिट्स लगने वाले या फिर जिस लेवल का ट्रीटमेंट लगेगा, it is going to differ with whatever that we will be employing for a specific industry that processes milk or any organic matter. Okay, फूड इंडस्ट्री से टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग अलग है, दैट्स वाई हमको पानी से ज्यादा अच्छे से वेस्ट वाटर जो है, जब ओके प्रीवियसली हमने जब भी पानी की बात की थी तो वो अलग अलग सोर्स से आ रहा था, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट यूनिट जो दिए गए वो जनरलाइज थे, वो जो फ्लो चार्ट था वो सेम ही था। लेकिन जब भी हम वेस्ट वाटर में बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब भी हम फोकस करते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है, तो लिटरली विथ रिस्पेक्ट टू ईच इंडस्ट्री फ्लो डायग्राम जो है, यूनिट प्रोसेसेस और ऑपरेशंस जो है वो चेंज होते जाते हैं। दैट्स व्हाई जो भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वेस्ट वाटर की, वो विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री चेंज होती है
और सिंस सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाती है तो हमको ट्रीटमेंट भी उसको उस हिसाब से चेंज करके मॉडिफाई करके सिस्टम के अंदर कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर मॉडिफाई करके हमको वहां पे इनकॉर्पोरेट करना होता है, वहां पे जाके ही क्या होगा, ट्रीटमेंट वहां पे कंप्लीट हो पाएगा। द सेम टेक्नोलॉजी दैट वी आर एम्प्लॉइंग फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन नॉट बी यूज फॉर मिल्क या फिर जो भी डेयरी या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंस है समझना कि हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक वेस्ट वाटर की स्पेसिफिकली इंडस्ट्री वाइज भी समझना जरूरी होता है। ओके, तो मेन पैरामीटर, ओके पैरामीटर तो वही रहेंगे कि कलर, कलर फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री चेंज हो सकता है। ओके, ओडर, अगर हम वाइनरी के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली बैड ओडर इज गोइंग टू बी देयर, टैनरी से बैड ओडर आएगा। ऑर्गेनिक कंटेंट जहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो वहां के वेस्ट वाटर में ओडर बहुत ज्यादा रहेगा। हो सकता है कि टेक्सटाइल या फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री है, वहां पे केमिकल अलग टाइप के फिनोलिक कंपाउंड यूज किया जाए, तो कोई स्पेसिफिक केमिकल की वहां पे सेंट आ जाती है या फिर वहां पे ओडर आ जाता है। टेम्परेचर, हाँ हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होने वाला है। डोमेस्टिक का अलग रहता है और जो इंडस्ट्रियल है उसके टेम्परेचर के रेंजेस अलग अलग रहती है। टर्बिडिटी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप की इंडस्ट्री है या फिर कौन से टाइप के हम वेस्ट वाटर की तरफ देख रहे हैं। देन सॉलिड कंटेंट, ऑब्वियसली ये भी अलग अलग रहेंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। कलर ऑफ वेस्ट वाटर क्या रहता है, क्या सजेस्ट करता है, क्या इंडिकेशन रहेंगे। जब भी वेस्ट वाटर फ्रेश रहेगा तो उसका कलर जो रहता है वो लाइट ग्रे रहता है। ओके, और ऑर्गेनिक मैटर को इंडिकेट करता है। और जैसे जैसे ये वेस्ट वाटर पुराना होते जाएगा, इट टर्न्स इनटू सेप्टिक। ओके, वो पुराना या फिर इसको क्या बोलेंगे, स्टेल। जैसे ये इसके टाइम, इसके ऊपर से टाइम जाएगा, टाइम गुजरेगा, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम चालू कर देंगे, कौन सा, डिकम्पोजिशन का। ओके, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो वहां पे डिकम्पोजिशन, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करना चालू करेंगे। तो वहां पे कलर जो है वो डार्क ब्राउन ब्लैकिश ग्रेइश तक के हो जाता है। ओके, तो जैसे जैसे फ्रेश वेस्ट वाटर जो है उसका कलर थोड़ा ग्रेइश लगेगा, और जैसे काला हमें वेस्ट वाटर दिखता है, ओके ओपन ड्रेन में कभी आपने देखा भी होगा कि अगर जो ऐसा चोकअप हुआ अगर कोई नाली वगैरह है या फिर कोई ओपन ड्रेन है, तो वहां पे बहुत दिनों से अगर वो वेस्ट वाटर एकदम कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता है तो उसका कलर डार्कर हमें दिखता है। ओके, देन कॉज ऑफ कलर, यस, डोमेस्टिक में तो दो ही शेड दिखने वाले हैं, आइदर इट इज गोइंग टू बी ग्रेइश और इट इज गोइंग टू बी डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक दिखेगा, डार्क ब्लैक ब्लैकिश दिखेगा। ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री अगर हम कलर की बात करें तो जो वहां पे केमिकल प्रोसेसेस यूज की जा रही है, केमिकल जो ऐड किए जा रहा है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो भी ऐड होंगे, उसके बाद में उसके अंदर के ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कौन से लेवल तक जाता है, उसके हिसाब से वहां पे दिखने वाला है हमको कलर। ओके, तो सीपीसीबी क्या बोलती है कि ट्रीटमेंट के बाद कलर के जो यूनिट्स रहने को ना वो 100 यूनिट्स से नीचे चाहिए, प्लैटिनम कोबाल्ट जो स्केल यूज की जाती है। जब भी हम क्या करेंगे, इस वेस्ट वाटर को ट्रीट कराने के बाद ऑन लैंड या फिर इनलैंड सरफेस वाटर के अंदर जब भी हम छोड़ेंगे तो 100 के बिलो हमें वहां पे चाहिए। और अभी देख लेते हैं टिपिकल रेंजेस क्या रहती है। ओके, डोमेस्टिक सीवेज में प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल पे हमको 100 टू 300 यूनिट्स दिख जाती है, और इंडस्ट्रियल अगर इफ्लुएंट है तो उसमें 1000 के ऊपर हमको देखने को मिलती है कलर के रेंज। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। ओडर, सी ओडर इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जो बहुत हेवीली एसोसिएट होता है वेस्ट वाटर के साथ, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं सीवेज और वेस्ट वाटर तो वहां पे एक चीज तो दिमाग में आ ही जाती है कि इसकी जो ये रहेगी, स्मेल रहेगी, वो बदबू ही रहने वाली है। ओके, फ्रेश जो सीवेज होता है उसके अंदर इतना ज्यादा स्मेल नहीं आएगा, उसका जो सोपी अर्दी ओडर रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक से जो भी सोप वगैरह आ रहा है उसका एक स्मेल ऐसा जनरल सा आता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर से टाइम जाएगा, इट विल बी रेंडरिंग इनटू सेप्टिक। ओके, ये क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा। तो वहां पे डिकम्पोजिशन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो निकलेंगे वहां से गैसेस, कौन से, H2S, CH4, मीथेन आएगा, अमोनिया, और ये सारे के सारे जो गैसेस है वो इवॉल्व होना चालू हो जाएगा, और उसकी वजह से आने वाली है स्मेल। दैट्स व्हाई ओपन ड्रेन रही तो रनिंग वेस्ट वाटर रहा तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर वो ड्रेन चोकअप हो गई या फिर किसी वजह से वहां पे ये वेस्ट वाटर रुका हुआ रहा, इन दैट के स्मेल का जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलता है। ओके, कॉज क्या है स्मेल आने का,
एनारोबिक कंडीशन की वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, डाइजेशन चालू कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर का खुद के सर्वाइवल के लिए, वहां पे स्मेल आने वाली है। ओके, तो परसिस्टेंट अगर ओडर है वहां पे, तो वहां पे ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन हमें दिखने को मिलेगा। एंड ओडर कंट्रोल जो है, तो वो ट्रीटमेंट प्लांट के डिजाइन को भी एक वहां पे क्या करता है कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है, क्योंकि वहां पे हमने क्या प्रोवाइड करना है, प्रॉपर वेंटिलेशन देना है, एरेशन देना है। तो ओडर भी अगर कंट्रोल होता है तो वो इंडिकेटर होता है कि दैट ट्रीटमेंट इज प्रॉपरली गोइंग ऑन। ओके, तो यहाँ पे इंडियन प्रैक्टिस जो है, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड जो बोलते हैं, तो वहां पे स्पेसिफिकली ऐसा कोई ऑर्डर के लिए वैल्यूज या फिर ऐसा थ्रेशोल्ड वैल्यू, जैसा हमने टीओएन देखा था, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर पानी के केस में, ओके, कंजम्पशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए जो देखा था, तो वहां पे हमारे पास टीओएन था, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं, बट दे हैव सेड, दे हैव कोटेड कि यहाँ पे ऑफेंसिव ऑर्डर नहीं आने को होना। ओके, देयर आर नो वैल्यू, बट एक जनरलाइज थंब रूल है कि देयर शुड नॉट बी एनी ऑफेंसिव ऑर्डर। ओके, तो चलो देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो डोमेस्टिक का जो रेंज है वो नॉर्मल जो एक रहता है 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस का। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से वहां जो भी टाइप का प्रोसेस रहेगा, जो भी टाइप का वहां पे ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाएंगे, उसके हिसाब से ये टेम्परेचर 40 से ज्यादा भी रह सकता है। रेफ्रिजरेशन काइंड ऑफ इंडस्ट्री है तो वहां पे थोड़ा कम भी दिखाई पड़ता है। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री चेंज होने वाला है। ओके, और टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो डिजोल्व गैसेस के ऊपर होता है। ओके, जितने भी डिजोल्व गैसेस है वो इवॉल्व होते जाएंगे, उसमें नंबर लग जाता है ऑक्सीजन का भी। और बहुत कम अगर डीओ रहा और इस टाइप का पानी अगर छोड़ा गया किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो इन केस दैट हाई टेम्परेचर क्या कर सकता है कि वहां के डीओ को रिप्लेनिश नहीं, पूरा का पूरा रिड्यूस ही कर देगा, 4 ppm से नीचे चला जाएगा। एक्वाटिक लाइफ कहीं ना कहीं यहाँ पे अफेक्ट होने वाली है। ओके, और टेम्परेचर क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को और पानी की विस्कोसिटी को अफेक्ट करेगा। हाई टेम्परेचर माने लो विस्कोसिटी, लो टेम्परेचर माने हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स है। ओके, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो इंड्यूस कराना या फिर रोक देना, ये थोड़ा टेम्परेचर भी डिसाइड करता है। उसके बाद में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वेस्ट वाटर का विस्कोसिटी कम है, तो सेडिमेंटेशन अफेक्ट हो सकता है और एयरेशन इफिशियंसी जो है वो अलग अलग इसके इफेक्ट आ सकते हैं। ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन घुल मिल नहीं पाएगा, डीओ का लेवल गिर जाता है। ओके, तो सीपीसीबी के स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि जो भी अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीट करने के बाद डिस्पोज ऑफ करते हो इनलैंड सरफेस वाटर में या फिर पब्लिक सीवर में, तो रिसीविंग वाटर जो है, जो भी रिवर बॉडी है या फिर जो भी वाटर बॉडी है, उसके टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब वॉट एवर द टेम्परेचर ऑफ दैट रिसीविंग वाटर बॉडी इज देयर, the difference in between the receiving body's temperature and wastewater that we are disposing, उसका टेम्परेचर, उसके अंदर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा फर्क नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला वाटर जब एंटर करेगा हमारे रिवर बॉडी में या फिर किसी सरफेस इनलैंड वाटर बॉडी में, तो वहां का डीओ लेवल और एक्वाटिक फ्लोरा फौना जो है वो बहुत हेवीली अफेक्ट हो सकता है। देन लेट्स टॉक अबाउट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी हमने देखा था कि जब भी हम देखते हैं किसी कॉलम ऑफ वाटर की तरफ और उसकी लाइट पास करने की एबिलिटी उसके थ्रू, वो जो ज्यादा या फिर कम रहेगी, वो कौन डिसाइड करेगा, टर्बिडिटी। मोर द टर्बिडिटी, मोर विजिबल द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और वहां पे लाइट पास इजीली नहीं हो पाता है। और ये किसकी वजह से होता है, सस्पेंडेड और कोलोइडल पार्टिकल जैसे सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। देन टिपिकल जो रेंजेस रहती है, मतलब कितना टर्बिड रहता है पानी, तो डोमेस्टिक सीवेज रहता है 100 to 300 नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ओके, और जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की तरफ देखेंगे तो ये 1000 के ऊपर भी वैल्यू जा सकती है। इंपॉर्टेंस क्या है टर्बिडिटी का, इंडिकेट करता है कि कितना कोलोइडल और सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट है। देन डिसइंफेक्शन इफिशियंसी को क्या करेगा, जब भी हम देखो वेस्ट वाटर को जब हम अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वहां पे माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए हम डिसइंफेक्शन भी करवा सकते हैं, क्लोरीन ऐड करेंगे। तो जितना ज्यादा टर्बिडिटी रहेगा उतनी कम क्या रहेगी, डिसइंफेक्शन की इफिशियंसी। तो सीपीसीबी का स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जब भी हम रीयूज हो फिर या फिर क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे वाटर के अंदर, तो टर्बिडिटी 5 NTU से तो भी कम रहने को होना, किसकी, हमारे वेस्ट वाटर की जो हम ट्रीट कर चुके हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर। तो सॉलिड्स कौन से रहेंगे, टोटल सॉलिड का जो ये है टोटल क्वांटिटी, वो कैसे निकलता है,
डिजॉल्व प्लस सस्पेंडेड सॉलिड की क्वांटिटी हम क्या करेंगे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS प्लस TSS, मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ये मिलके कौन बनेगा, टोटल सॉलिड। ओके, तो यहाँ पे टोटल सॉलिड को हमने क्या डिफाइन किया, पूरा का पूरा वहां से पानी H2O इवापोरेट करा लो, तो जो बनेगा वो रहेगा टोटल सॉलिड। फिल्टर पेपर पे जैसे छान लो इस वेस्ट वाटर को, तो जो भी सॉलिड रहेंगे दैट आर गोइंग टू बी व्हाट, सस्पेंडेड सॉलिड। जो पास हो जाएंगे फिल्टर से और ऐसे सैंपल को हम इवापोरेट करेंगे, तो वहां जो मिलते हैं वो रहते हैं डिजॉल्व सॉलिड। उसके बाद में 1 घंटे के बाद इमॉप कोन, एक टेक्निक है जो हम आगे पढ़ेंगे कि वेस्ट वाटर के अंदर स्लज कितना प्रेजेंट रहता है। तो 1 घंटे के अंदर जो सॉलिड सेटल हो जाता है उसको स्टिल स्टेडी कर देंगे हम, तो वो जो सॉलिड है वो सेटलेबल सॉलिड है, मतलब बाय ग्रेविटी नेचुरली वो क्या हो जाएंगे, जैसे सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर पार्टिकल सेटल हो रहे थे ना, सेम वे में ये क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। दोज आर व्हाट, सेटलेबल सॉलिड। देन जो भी ऊपर रहने वाला पार्टिकल है दोज आर स्कम, फ्लोटेबल सॉलिड, ऑयल, ग्रीस, प्लास्टिक्स रहेंगे इसमें। और ये सारी उसकी टिपिकल रेंजेस है। ओके, दीज आर द रेंजेस एट विच दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स आर फाउंड। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है, जितने ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड है उतना ज्यादा हमें स्लज डिपोजिशन मिलेगा और कम वहां पे लाइट पेनिट्रेशन, मतलब टर्बिडिटी ज्यादा। उसके बाद में जितना ज्यादा डिजॉल्व सॉलिड है तो सैलिनिटी के इश्यूज रहेंगे किसमें, इरिगेशन या फिर हम जो भी लैंड यूज करेंगे, पानी को रिसाइकल करेंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिजॉल्व सॉलिड रहे जैसे मिनरल्स एंड सॉल्ट, तो वो क्या करेंगे, वो इवापोरेशन के बाद, ऐसा वेस्ट वाटर अगर आप ट्रीटमेंट के बाद भी यूज करोगे और उसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड बहुत ज्यादा है, इन दैट केस वी मे सी एनक्रस्टेशन ऑफ लैंड, पूरे लैंड के ऊपर ये सॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि ऐसे ट्रीटेड वाटर को जिसके अंदर डिजॉल्व सॉलिड हम नहीं निकाल पाए, ऐसे पानी को अगर हमने इरिगेशन के लिए या फिर ऑन लैंड डिस्पोज इसको किया, तो जब पानी इवापोरेट हो जाता है तो कैपिलरी से सॉल्ट ऊपर आ जाते हैं, पानी तो ऊपर इवापोरेट हो जाएगा लेकिन सॉल्ट नीचे बैठे हुए मिलेंगे। तो सीपीसीबी के डिस्चार्ज स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, जब भी हम इनलैंड सरफेस वाटर में इस हमारे ट्रीटेड वाटर को जब भेजेंगे, तो 100 से कम हमने क्या इंश्योर करने को होना, TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। और लैंड डिस्पोजल के लिए क्या होना, ये वैल्यू रहने को होना 200 mg पर लीटर। उसके बाद में टोटल डिजॉल्व सॉलिड की इनलैंड सरफेस वाटर के अंदर जब डिस्पोज करेंगे, वी शुड एंश्योर कि 2100 ppm या फिर mg पर लीटर से कम रहे, और सेम फॉर लैंड डिस्पोजल 2100 ppm से कम चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होगा, जो भी डिजॉल्व या फिर कोलोइडल सब्सटेंस रहने वाले हैं पानी के अंदर, जो भी केमिकल रहेंगे, जब भी हम पानी को यूज करेंगे, कौन से तौर पे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल तौर पे, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन रहेगी, जो भी केमिकल कंटेंट रहेगा, वो डिफाइन करता है उस वेस्ट वाटर के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, तो केमिकल एनालिसिस का या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के असेसमेंट का पर्पस क्या है, पोल्यूशन पोटेंशियल ट्रीटमेंट नीड समझ में आती है, कौन सा टाइप का ट्रीटमेंट यूनिट वहां पे प्रोवाइड करना है ये हमें समझ में आता है। देन बायोडिग्रेडेबल बनेगा वो वेस्ट वाटर या नहीं, या फिर उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, टॉक्सिन्स उसमें कौन से प्रेजेंट है, वो हमें केमिकल असेसमेंट के बाद समझता है। डिस्चार्ज स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली फिजिकल रहो, केमिकल रहो या फिर बायोलॉजिकल रहो, तो सीपीसीबी या फिर जो भी BIS के नॉर्म्स है उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, वहां पे उस असेसमेंट को कैरी आउट करना पड़ेगा। देन जो भी मेजर केमिकल पैरामीटर जो देखे जाते हैं, देयर आर सेवरल, लेकिन इसके अंदर के जो भी इंपॉर्टेंट मैन है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। पहला तो आएगा पीएच, देन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज बीओडी, हम हमेशा जिक्र करेंगे जब भी वेस्ट वाटर के बारे में बात करेंगे तो। देन सीओडी जो होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करें तो ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोडिग्रेडेबल मैटर कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल मैटर रहेगा उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको डिकम्पोज करने के लिए लगने वाला जो ऑक्सीजन है, उससे हमें इनडायरेक्टली पता चलता है कि अंदर कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोडिग्रेडेबल मैटर प्रेजेंट है। सेम गोज विद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके अंदर सारा का सारा जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है। बीओडी की वैल्यू कम होती है, सीओडी की वैल्यू ज्यादा होती है। देन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड अमोनिकल जो कंपाउंड्स है उसको हम देखेंगे। देन वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फॉस्फेट का क्या पैरामीटर रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है। देन वी विल बी लुकिंग एट हेवी मेटल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऑयल एंड ग्रीस जो ऊपर तैरते हैं, अल्कैलिनिटी एंड एसिडिटी आर सम मेजर केमिकल पैरामीटर। तो इसके अंदर के जितने भी मेजर है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम वन बाय वन देखेंगे। पीएच, पीएच क्या करता है कि
उस वेस्ट वाटर के एसिडिटी या फिर अल्कैलिनिटी को समझाता है कि उसका अमाउंट या फिर क्वांटिफिकेशन क्या रहेगा। देन डोमेस्टिक सीवेज के अंदर जो हमें पीएच देखने को मिलती है वो रहेगी न्यूट्रल के आसपास। न्यूट्रल का रेंज फॉलो होता है 6.5 to 8। एंड व्हेन वी आर लुकिंग एट इंडस्ट्रियल वाटर, ये बहुत ज्यादा रेंज वाइड हो जाती है, 4 से लेके हाईली एसिडिक से लेके हाईली बेसिक या फिर अल्कलाइन तक देखने को मिलती है। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री जो भी केमिकल ऐड होंगे एज अ इफ्लुएंट, वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि वो क्या करने वाले हैं, पीएच को बहुत ज्यादा शिफ्ट कराएंगे। ओके, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम जो है उसका एक कंट्रोल पैरामीटर जो बोलेंगे ना, तो वो पीएच होता है। तो दैट्स व्हाई एक्सट्रीम पीएच वेरिएशन क्या होता है, एक जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट रहेगा, ओके, जैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस देखेंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस देयर, उसके बाद में ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर देयर, उसके बाद में रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जहां पे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवाने के लिए, तो वहां पे पीएच बहुत इस यूनिट को डैमेज कर सकती है। तो पीएच कंट्रोल हो जाता है जरूरी। और पीएच अगर बहुत फ्लक्चुएटिंग है तो हमारी सारी जो अपर्टेनेंसेस है ना, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर की यूनिट्स, मशीन, पंप, वाटर, उसके बाद में फैन के ब्लेड्स, या फिर जो भी सिंपल चीजें हैं, जितने भी सिंपलेस्ट और कॉम्प्लेक्स चीजें हम देखते हैं ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर जो एम्प्लॉय की जाती है, तो उनको खराब कर सकता है पानी का एसिडिक या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बेसिक नेचर। सीपीसीबी के स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि इनलैंड सरफेस वाटर में जब भी हम डिस्पोज करेंगे या फिर पब्लिक सीवर में या फिर लैंड के ऊपर इरिगेशन के लिए, तो एक क्लोज टू न्यूट्रल वाला रेंज है 5.5 to 9.0। ओके, 5.5 से लेकर 9 तक के हमें क्या चाहिए, पीएच मेंटेन करके रखनी है। देन बीओडी, ओके, तो टेक्निकली डिफाइनिंग amount of oxygen required by microorganism in order to decompose organic matter in wastewater over the period of 5 days at the temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि ऑर्गेनिक कंटेंट या फिर ऑर्गेनिकली हमारा वेस्ट वाटर कितना ज्यादा पोल्यूटेड है। अगर बीओडी कम है, इसका इंडिकेटर क्या होता है, बीओडी की वैल्यू कम आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वेस्ट वाटर के अंदर हमारे वो कम है, बहुत ज्यादा अगर ऑक्सीजन डिमांड वहां पे मिल रही है हमको, इन दैट केस व्हाट वी विल अज्यूम या फिर यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे कि उसके अंदर, पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ओके, सो टेक्निकली रिमेंबर दिस, बीओडी 5 ऐसे, बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता है कि 5 डेज तक हम क्या करेंगे, उसको सैंपल को 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखेंगे। ओके, और जितना ऑक्सीजन डिमांड रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, डीओ का लेवल चेक करेंगे बिफोर आफ्टर, राइट, एट द टाइम ऑफ कीपिंग दैट सैंपल, और 5 दिन 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करने के बाद डीओ में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी नथिंग बट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ये जितना ज्यादा रहेगा डिफरेंस, उतना ज्यादा हमको क्या पता चलता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। टिपिकल रेंजेस देख लेते हैं कि कितना बीओडी रहता है। डोमेस्टिक सीवेज में कम रहेगा और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में 100 से लेकर 5000, ये इससे भी ज्यादा रेंज बड़ी हो सकती है। क्योंकि इफ वी आर लुकिंग एट टैनरी, इफ वी आर लुकिंग एट इंडस्ट्रीज दैट आर डीलिंग विद ऑर्गेनिक मैटर, वो डेयरी हो गया या फिर एनिमल फ्लैश हो गया या फिर हो गया फूड इंडस्ट्री के जो भी इन्फ्लुएंस आते हैं, तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहेगा। तो ऑब्वियसली ये रेंज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। इंडिकेटर क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पोल्यूशन का इंडिकेटर है। और ये ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी, ट्रीटमेंट प्लांट की जो इफिशियंसी है, जो स्पेसिफिकली हम जब बात करेंगे ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, तो जो भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स है वो कितने इफिशिएंटली काम कर रहा है, तो इन्फ्लुएंट का बीओडी चेक करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भेजेंगे और इन्फ्लुएंट का बीओडी चेक करेंगे, तो पूरा का पूरा यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इफिशियंसी क्या है और प्लांट की कैपेसिटी हमने कैसे डिजाइन करनी है। ओके, सीपीसीबी के जो नॉर्म्स है, बीओडी कितनी रहने को ना, जब हम इस वेस्ट वाटर को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, और उसके बाद में क्या करने वाले हैं, इसको अगर हम इनलैंड सरफेस वाटर पे छोड़ते हैं अंदर, तो 30 mg पर लीटर से कम होने को ना, पब्लिक सीवर में छोड़ रहे हो तो 350 से कम होने को ना, ऑन लैंड फॉर इरिगेशन करते हो तो 100 से नीचे रहने को ना, बीओडी इन दिस पीपीएम और mg पर लीटर की क्वांटिटी में। देन हाँ, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब ये ज्यादा क्यों रहती है, क्योंकि देखो वर्ड देखो, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है,
तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगने वाला है, ये कौन बताएगा हमें? सीओडी। ओके, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट डिकम्पोजिशन कराएंगे। और बीओडी के साथ क्या रिलेशन है? सीओडी जनरली जो थंब रूल है, देखो वो क्या कहता है कि ट्वाइस टू थ्री टाइम्स क्या रहता है डोमेस्टिक सीवेज के अंदर रहता है, सीओडी ट्वाइस टू थ्राइस रहता है। सीओडी क्या करता है? टोटल पोल्यूशन लोड को बताता है। ऑर्गेनिक लोड के लिए क्या था इंडिकेटर? बीओडी कितना है, टोटल पोल्यूशन लोड, क्योंकि इसमें क्या आ गया? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए। और टिपिकल रेंजेस क्या रहेगी सीओडी की? डोमेस्टिक अगर वेस्ट वाटर देखते हो और उसको अगर हमने चेक किया तो सीओडी जनरली इतनी निकल के आती है, 400 से 800। और देखो जब भी हम इंडस्ट्रियल के बारे में बात करते हैं ना, तो रेंज आपने देखना मिनिमम इतना रहेगा, मैक्सिमम इतना रहेगा। और ये भी कैसा है? कोटेड एक नंबर है, ये नंबर भी अच्छे खासे रेंज में फ्लक्चुएट होता है। तो अभी बात करेंगे सीपीसीबी स्टैंडर्ड। हाँ, ये फ्लक्चुएट नहीं होते, ये स्टैंडर्ड्स है। ओके, हाउ मच सीओडी the wastewater should contain after its treatment? If we are disposing it off into inland surface water, it should be less than 250. If we are disposing of the wastewater into public sewer directly, then it should be less than 500 mg per liter, 500 ppm. इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो 100 के नीचे चाहिए। चलो अभी बात करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो कौन से फॉर्म रहेंगे इसके? इट कैन बी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी नाइट्रेट, इट कैन बी नाइट्राइट। ओके, तो इसका सोर्स क्या है? ह्यूमन वेस्ट इज वन ऑफ द सोर्स। डिटर्जेंट प्रोटीन डिकम्पोजिशन से क्या निकलते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड निकल के आता है। अमोनिया जो है वो पानी के अंदर अगर एंटर कर जाता है वाटर बॉडी के अंदर, इट मींस टॉक्सिसिटी टू फिश और ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है। नाइट्रेट जो रहेंगे वो एज ए न्यूट्रिएंट ऐड हो जाएगा और करेगा कॉज उस पानी के अंदर यूट्रोफिकेशन और मेथिमोग्लोबिनेमिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो है वो कॉज कर सकता है। टिपिकल रेंजेस मतलब कौन से रेंज तक ये मिल जाता है डोमेस्टिक सीवेज में? अमोनिया जो है वो 15 से 50 mg पर लीटर के लेवल तक मिल जाता है। नाइट्रेट जो है वो लेस देन 5 तक के मिल जाता है। और इसके बाद में जो टोटल जलधाल नाइट्रोजन है वो 20 टू 85 के रेंज में हमें मिल जाता है। सीपीसीबी के स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि अमोनिकल नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, जो हमें सीपीसीबी के पूरे फॉर्मेट में स्टैंडर्ड पे मिल जाता है, इनलैंड सरफेस वाटर हो तो 50 तक, और लैंड फॉर इरिगेशन में आप ये पानी ट्रीटमेंट के बाद छोड़ते हो तो ट्रीटमेंट के बाद अमोनिकल जो नाइट्रोजन है वो 50 के आसपास रहने को होगा। ऑलराइट, देन लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फेट। ये भी बहुत बड़ा कल्प्रिट है जो क्या करता है, पानी को यूट्रोफिकेशन के कगार पे लेके आता है या फिर पूरा यूट्रोफाई कर देता है पानी के सोर्स को। ओके, एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी है, फिर स्टिल वाटर बॉडी, पॉन्ड या फिर रिजर्वायर जैसे, और इसके अंदर अगर फॉस्फेट नाइट्रेट ये दोनों ये अगर जाते हैं तो यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं। डिटर्जेंट से आएंगे, क्लीनिंग एजेंट से आएंगे, फर्टिलाइजर और ह्यूमन एक्सक्रीटा से ये एंटर कर जाता है। बहुत ज्यादा अलगल ग्रोथ, मतलब जो कीवर्ड यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडी में कॉज कराएंगे। टिपिकल जो रेंज जो देखने को मिलती है फॉस्फेट्स की वो 5 टू 20 ppm या फिर mg पर लीटर, और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अंदर 10 टू 100 mg पर लीटर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। सीपीसीबी के स्टैंडर्ड बोलेंगे कि 5 तक वैल्यू रहने को होना in case if you are disposing the treated wastewater onto inland surface water और for irrigation land पे आप इसको क्या करते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो। देन ऑयल एंड ग्रीस। ओके, तो किचन वेस्ट वाटर से ऑयल जो है कुकिंग के लिए जो भी यूज करने वाले हैं हम, गैरेजेस से जो इंजन ऑयल और सारे के सारे वरालिंग वाले ऑयल से, ऑयल रिफाइनरीज इंडस्ट्री से आने वाला है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आने वाला है ऑयल एंड ग्रीस। एंड इफेक्ट क्या दिखेगा कि इट विल बी फॉर्मिंग फ्रॉथ और फिल्म ऑन वाटर सरफेस। मतलब ऐसे ऑयल एंड ग्रीस सर जहां पे वेस्ट वाटर के अंदर है वहां पे जहां पे भी एजिटेशन आ गया, मतलब पानी अगर खौलता है कोई भी यूनिट के अंदर जाने के बाद, तो फ्रॉथिंग बबल फॉर्मेशन दिखता है, या फिर सिंपली इट विल बी फॉर्मिंग अ स्कम लेयर ऑन वाटर, जो ऑक्सीजन के साथ जो कांटेक्ट है वेस्ट वाटर का वो तोड़ देगा, इसलिए डीओ क्या हो जाएगा, कम, और पाइप को ये क्या कर सकता है, चोकअप कर सकता है। जो लेवल मिलती है हमें मिल सकती है डोमेस्टिक सीवेज में रहती है 50 से 150, और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में रहती है 1000 mg पर लीटर तक के। डिस्चार्ज कराना है तो सीपीसीबी स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 mg पर लीटर, पब्लिक सीवर या रहे सॉरी इनलैंड सरफेस वाटर है तो
पब्लिक सीवर रहे तो शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 mg पर लीटर और ppm. देन लेट्स टॉक अबाउट हेवी मेटल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इनकी क्वांटिटी जो भी स्पेसिफाइड है उससे कम ही रखना. देयर इज नो एक्सक्लूजन या फिर एक्सेप्शन यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि चलो ये चल जाएगा या फिर इतना ये ओके हो जाएगा. ऐसी कोई वैल्यूज नहीं रहती. दे शुड बी स्ट्रिक्टली अप टू और बिलो दिस वैल्यूज ओनली. सोर्सेस क्या रहेंगे इन हेवी मेटल के? लेड हो गया पीबी, क्रोमियम, मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, जिंक, कॉपर. ये जो हेवी मेटल्स है या फिर टॉक्सिन्स है उनके सोर्सेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टैनिंग, टेक्सटाइल, पेंट, केमिकल इंडस्ट्री स्पेसिफिक बहुत ज्यादा है. डोमेस्टिक वेस्ट वाटर से हेवी मेटल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं निकलते. इफेक्ट क्या है? ट्रेस अमाउंट में बहुत हल्का अमाउंट रहा तो भी ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं. देन बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी लिविंग बींग्स ऐसे पानी को कंज्यूम करेंगे जिसके अंदर इनके ट्रेसेस है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो फिश या फिर फ्लोरा फौना है उसके अंदर क्या होते जाएंगे, ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं. तो जनरेशन बाय जनरेशन ये जो एनिमल्स रहेंगे या फिर कंज्यूम करने वाले जो भी एनिमल्स रहेंगे उनके अंदर इन सारी टॉक्सिन्स की लेवल क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है. ओके. बायो एक्यूमुलेशन मतलब क्या? जमा होते जाना. तो ये टॉक्सिन्स क्या होता है? पाइल अप होते जाते हैं बॉडी में उन सारे एनिमल्स में जो एनिमल इस टाइप के वेस्ट वाटर के कांटेक्ट में आता है. तो ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम को, रीनल सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है. ओके. सो लीड, क्रोमियम, कैडमियम, कॉपर, जिंक एंड मर्क्यूरी, इनकी ये इनलैंड सरफेस वाटर के लिए लिमिट्स है. इससे ये कम ही रहने को होना. There is no excuse in these values. Then finally, physical देख लिया हमने, chemical देख लिया. Now let's talk about biological characteristics of water. Biological characteristics का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी माइक्रोबियल एनिमल्स है जहां पे आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, अल्गी, फंगा एक्सेट्रा, जो भी वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट रह सकती है तो उसको हमने क्या करना है? असेसमेंट करना है. ओके. तो यहाँ पे है ना, जैसे हमने पानी के अंदर देखा था, पानी के अंदर का जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी था हमने वो डिसइंफेक्शन करके खत्म ही कर दिया पूरा. लेकिन थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है कहाँ पे? वेस्ट वाटर में हल्का सा चेंज हो जाता है कि अगर वो बायोडिग्रेडेशन में काम में आते हैं. ओके. वेस्ट वाटर के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बायोडिग्रेडेशन में ही काम में आते हैं then we literally employ them in our wastewater treatment facility. कैसे? देखो, जो भी प्री ट्रीटमेंट रहेगा हम पानी के अंदर के सॉलिड्स वगैरह, ग्रिट्स वगैरह निकाल लेंगे, प्राइमरी में सेडिमेंटेशन वगैरह करेंगे. देन जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बारी आती है ना, तो व्हाट वी डू, पानी के अंदर क्या है? वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट क्या करता है? प्यूट्रिसेबल रहता है. और अगर हमने डायरेक्टली इसको ट्रीट किए बिना छोड़ दिया तो बाहर जाके ये प्यूट्रिफैक्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, जो ये रहेगा डिजीज वगैरह जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर फैलते जाएंगे. नाउ व्हाट वी विल डू, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल टैंक में अगर हमने इस वेस्ट वाटर को छोड़ा, वहां पे पानी के अंदर वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को हमको सिंपलर सब्सटेंस जो है, जैसे गैस हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, और उसको एक स्टेबलाइज फॉर्मेट में लेके आना है तो हमको इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर खुद के लिविंग पर्पस के लिए. वो कैसे जिएंगे, कैसे वो सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि उनको खाने के लिए क्या चाहिए? कुछ ऑर्गेनिक मैटर. उनको हम क्या करेंगे? हम ही क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे उनके एग्जिस्टेंस के लिए. वहां पे हम ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा बढ़ाएंगे. देन वी विल बी पुटिंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वर्क. कौन सा? जहां पे उनको क्या करना है? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है. सिंपलर सब्सटीट्यूएंट में ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में. तो आगे जाके ये गैस वगैरह बन जाता है, सेटलेबल सॉलिड बन जाएंगे, और हम क्या करेंगे? आगे जाके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी वहां से हटा देंगे. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या है यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल बन रहे हैं. तो बायोडिग्रेडेशन के लिए जो काम के है वो हेल्पफुल है, और जो पैथोजेनिक टाइप के हैं तो उनको तो रीयूज के लिए हम वहां पे रीयूज के पहले या फिर अल्टीमेट डिस्पोजल के पहले क्या करेंगे? कंप्लीट इनको क्या कर देंगे? वहां से खत्म कर देंगे. ओके. तो वेस्ट वाटर के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो रहेगा, बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट रहेगा, तो वहां पे वो एक्चुअली यूजफुल हो जाता है. ओके. सो
इंपॉर्टेंस क्या है असेसमेंट का, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है वेस्ट वाटर की वो हमें समझ में आती है. मोर द नंबर ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन मोर आर द चांसेस फॉर ऑर्गेनिक मैटर टू गेट प्रॉपरली डिकम्पोज्ड. देन इट हेल्प्स इन द डिजाइन ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट. एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस हो गया, देन रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्ट या ट्रिकलिंग फिल्टर, जो भी हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, तो वहां के डिजाइन के लिए हमें पता चलता है कि बायोलॉजिकल असेसमेंट करने के बाद इन यूनिट को डिजाइन कैसे करना है, कौन से स्केल पे डिजाइन करना है. देन पब्लिक हेल्थ सेफ्टी ये इंश्योर करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकली अगर वेस्ट वाटर, ट्रीटेड वेस्ट वाटर पूरा स्टेबल हो गया, पूरा प्रॉपर हो गया, तो वो हम डिस्पोज ऑफ इजीली कर पाते हैं. तो मेजर ग्रुप जो है वेस्ट वाटर के अंदर वो क्या है, बैक्टीरिया, फंगाई, अल्गी, उसके बाद में प्रोटोजोआ, वायरसेस, ओके, हेलमिन्स वगैरह यहाँ पर रहेंगे. ओके, और इनके ये रूल्स एंड इफेक्ट है. बैक्टीरिया क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा और स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनाएगा. फंगाई क्या करेगी, एसिडिक लो ऑक्सीजन कंडीशन में एक्टिव रहेगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती है, ये भी क्या करती है, डिकम्पोज करती है. अलगी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन करा सकती है, लेकिन यही अलगी अगर किसी स्टैटिक वाटर बॉडी में खुद चली गई तो बाकी का जो फ्लोरा फौना है उसको अफेक्ट करती है, क्योंकि ये यूट्रोफिकेशन का प्रोडक्ट है. प्रोटोजोआ क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है और इफ्लुएंट को क्लियर कराने का काम करता है, हेल्पफुल है. वायरसेस पैथोजेनिक है, ये डिजीज थोड़ा स्प्रेड कर सकता है. देन हेलमिन्स जो है वो पैरासिटिक डिजीज कॉज करेंगे. अनट्रीटेड सीवेज के अंदर ये इन डिजीज को इन्विटेशन देते हुए देखने को मिलता है. ओके, दीज आर नथिंग बट वर्म, टेपवर्म्स. देन हाँ, यहाँ पे जो एक मेजर हम जब भी डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट यूनिट्स, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पे थोड़ा बात करेंगे हम एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया के बारे में. एरोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे. एरोबिक माने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एनारोबिक माने ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड. विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये क्या कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और गैसेस वहां पे प्रोड्यूस करेंगे. ओके, देन फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो है वो इन और इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस में भी क्या करते हैं, काम करते हैं, सरवाइव कर पाता है, और उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, वहां पे बिहेव करेंगे. ओके, तो इसका रिलेवेंस क्या है, एरोबिक, एनारोबिक या फिर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया को पढ़ना क्यों, क्योंकि जब भी हमें करना रहेगा स्लज को डाइजेस्ट, स्लज को प्रोसेस, या फिर जितना भी वेस्ट वाटर के अंदर का ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज कराना रहेगा, देन वी विल बी हैविंग आवर फोकस ऑन व्हाट काइंड ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया या फिर एनारोबिक या फिर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हमारे पास उस यूनिट के अंदर प्रेजेंट है. तो जब भी एरोबिक प्रोसेस रहेगी जहां पे ऑक्सीजन हमें मिक्स करना पड़ता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर में हम टेक केयर करेंगे कि ऑक्सीजन अच्छे से मिक्स हो. देन एनारोबिक प्रोसेस जो है वो स्लज डाइजेशन, स्लज डाइजेस्टर जो होता है, सेप्टिक टैंक जो प्रेजेंट रहता है रेसिडेंशियल लेवल पे, तो वहां पे एनारोबिक प्रोसेसेस कंटिन्यू होती है. तो दैट्स हाउ वी, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वर्क. ओके, देन देयर आर सम इंडिकेटिव ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर अगर पाए गए तो वहां पे कौन से लेवल का कंटामिनेशन है वो हमें पता चलता है. ओके, टोटल कॉलीफॉर्म जो एक इंडिकेटर है वो क्या करता है, जनरल कंटामिनेशन को ये करता है, इंडिकेट करता है. देन फीकल कॉलीफॉर्म रहे तो फीकल जो ह्यूमन वेस्ट है वो भी वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो वहां पे वो इंडिकेट करेगा. और ये जो क्लीन्ड वेस्ट वाटर है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, उसमें टोटली फीकल कॉलीफॉर्म एब्सेंट रहने को ना, वी शुड टोटली गेट रिड ऑफ दिस फीकल कॉलीफॉर्म्स. देन स्ट्रेप्टोकोकस फैक्सिलिस जो है वो फीकल कंटामिनेशन के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में यूज में आती है, कि ये टाइप के जो बैक्टीरिया है वो अगर मिले तो इसका मतलब क्या कि फीकल कॉलीफॉर्म भी वहां पे प्रेजेंट है. तो फीकल कॉलीफॉर्म की वजह से होने वाला जो भी डिसेंट्री एंड कॉलेरा टाइप के जो डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अराइज होने वाला है, तो ये वहां पे एब्सेंट रखने को ना, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट में यूज किए जाएंगे. सो दैट्स इट फॉर द डे. सो आउट एंड आउट हमने देखा कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल असेसमेंट वेस्ट वाटर का क्यों जरूरी है, विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री कैसे चेंज होते जाता है. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.